अपर्णा के मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। उसने पढ़ाई पूरी कर ली थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। सो रिश्तों की भी कोई कमी नहीं थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन उसके पापा एक पुराने परिचित किसी व्यक्तिगत मसले में बात करने पहली बार इनके घर आए थे। उन्होंने अपर्णा को देखा तो देखते ही रह गए। वह बोले, भाई रामदास जी, अपर्णा बिटिया तो अब हमारी हुई। मैं आपसे इसे अपने बेटे ओम के लिए मांगता हूँ। आपको तो पता ही है, बहुत काबिल और स्मार्ट है मेरा बेटा। उनका लड़का रामदास जी का देखा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है जगदीश जी। लेकिन एक बार बच्चे आपस में एक दूसरे को देख ले, बातचीत कर ले, तभी ना हम किसी निश्चय पर पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, आपकी बात हम बच्चे के साथ कल परसों में ही आ जाती है। वैसे मुझे भरोसा है हमारा बेटा हमारी बात टालेगा नहीं। अरे साहब, अपने बच्चे संस्कारी है, अपनी बात भला कैसे नहीं मानेंगे। रामदास जी ने भी अपनी तरफ से कह दिया। अपने कहे अनुसार जगदीश जी अपने शहर से पत्नी व बेटे ओम के साथ दूसरे ही दिन रामदास जी के घर आ गए। अपर्णा ने ओम को देखा तो पहली ही नजर में वह उसे भा गया। लंबा सांवला सजीला ओम हर तरह से उसे अपने योग्य लगा। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए किया था। चाय वगैरह के बाद दोनों को एक पृथक कमरे में आपस में बात करने का अवसर उपलब्ध कराया गया। बातचीत से अपर्णा ने पाया कि ओम बहुत मितभाषी है। अपर्णा ने उससे कुछ सवाल पूछे जिनका उसने सधे शब्दों में जवाब दिया, किंतु उसने अपर्णा से उसकी शैक्षिक योग्यता व हॉबीज के अलावा विशेष कुछ नहीं पूछा। अपर्णा ने थक हार कर कहा, ओम जी, क्या आप और कुछ नहीं जानना चाहेंगे मुझसे? नहीं, जो कुछ आवश्यक था जान ही लिया। मंद मुस्कुराहट के साथ ओम ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुराने के लिए उसे यत्न करना पड़ा है। एक संक्षिप्त वार्तालाप के बाद दोनों कमरे से बाहर आ गए। तो रिश्ता पक्का समझे रामदास जी। जगदीश जी ने दोनों का चेहरा देखने के बाद उत्साह के साथ कहा। रामदास जी ने अपर्णा की तरफ गहरी दृष्टि से देखा और उसके चेहरे पर स्वीकृति के भाव देखकर अपनी सहमति दे दी। जगदीश जी ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और बोले, यदि आपको कोई परेशानी नहीं हो तो हम चाहते हैं कि अगले महीने ही मुहूर्त दिखवाकर ब्याह करवा दे। हम भी थोड़ा विचार विमर्श कर ले भाई साहब। विवाह के लिए 2 महीने का समय तो हमें चाहिए ही। ये आपको 1 सप्ताह के भीतर बता देंगे। अपर्णा की माँ सीमा जी ने पति की तरफ देखते हुए जगदीश जी से कहा। मेहमानों के जाने के बाद सीमा ने अपर्णा से पूछा, आगे बढ़कर हाथ मांगा है। लड़के वालों ने, लड़का भी बहुत अच्छा है। तो खुश है ना इस रिश्ते से बिटिया? जैसा आप लोग उचित समझे मम्मी, अपर्णा ने लजाते हुए कहा। अपर्णा बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना। पढ़ा लिखा सुदर्शन लड़का जो था ओम, उसे बस एक ही बात अखर रही थी कि ओम बोलता बहुत कम था, जबकि अपर्णा हंसमुख वह चंचल स्वभाव की थी। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी पति होने से अधिक उसका दोस्त हो। उसने अपने मन को दिलासा दिया कि शादी के बाद वह ओम को अपने अनुसार ढाल लेगी। अच्छा मुहूर्त निकलने पर 2.5 माह बाद रामदास जी ने बड़ी धूमधाम के साथ अपर्णा की शादी ओम के साथ करवा दी। बारात के साथ अपर्णा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में जब सबने उसे खूब लाड़ प्यार दिया, जो भी उसे देखता उसकी बलाइयाँ ले रहा था। नई जगह नए वातावरण में आकर भी वह खुश थी, लेकिन सब कुछ इतना सहज नहीं था। ओम ने पहली रात को ही उससे वह बात कही जिसकी कल्पना वह स्वप्न में भी नहीं कर सकती थी। यह शादी मेरे इच्छा के विपरीत हुई है। मेरे मना करने पर भी मम्मी पापा ने यह शादी करवा दी है। मैं एक अन्य लड़की से प्यार करता हूँ और किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकता। लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है ओम जी? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो?
आपको अपने मम्मी पापा को यह बात शादी से पहले ही बता देनी चाहिए थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी बात टाल नहीं सकता था। और सुनो, मैं इस विषय में अधिक बहस नहीं करना चाहता, तुम सो जाओ, मैं उधर सोफे पर सो जाऊंगा, ओम ने कहा और जाकर सोफे पर सो गया। अपर्णा का अंग अंग कांप उठा। ओम सोफे पर लेटते ही सो गया, किंतु वह सुहाग सैया पर बैठी आंसू बहाती रही। कोमल सैया उसे सूल सी चुभने लगी थी। अपनी खुशियों के संसार को यूं खत्म होते देखना उसके लिए हृदय विदारक था। कैसे कैसे सपने सजोए थे उसने अपनी शादी को लेकर। क्या ऐसा था उसके ख्यालों का राजकुमार? ओम ने एक ही झटके से उसकी तमन्नाओं पर आघात कर दिया था। रात गहरा रही थी, दिन भर की थकान से उसका शरीर पहले ही शिथिल हुआ पड़ा था। उस पर ओम ने जो वज्रपात किया था उसने उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त कर दी थी। वह होले से बिस्तर पर लेट गई। नींद नहीं आ रही थी, फिर भी अनचाहे ही उसकी आंखें बोझिल होने लगी। 1 मिनट की ही झपकी आई थी कि एक डरावने सपने ने उसे आतंकित कर दिया। एक भयानक दैत्याकार व्याघ्र ने उसे अपनी जबड़े में जकड़ लिया था। उसके मुख से एक दबी दबी चीख निकली और वह कांपकर उठ बैठी। अपर्णा की चीख से ओम की नींद उचट गई। कुछ तल्खी से बोला, क्या हो गया? क्या कोई बुरा सपना देख लिया? अपर्णा क्या कहती? उसने केवल इतना ही कहा, हाँ, बस कुछ यूं ही। यह तो वह जानती ही थी कि उसका सपने का दृश्य इतना भयावह तो कतई नहीं था जितना ओम ने उसे जागते में दिखा दिया था। अपर्णा को उसके बाद झपकी भी नहीं आई और पूरी रात उसने जागते जागते ही बिता दी। अगले दिन कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। बाहर खड़ी बिहाता ननंद ने देखा तो हंसते हुए चुहल की, क्या बात है भाभी, भैया ने रात भर सोने नहीं दिया क्या? ननंद की बात ने आग में घी का काम किया, किंतु चेहरे पर बरबस मुस्कान लाकर अपर्णा ने नजरें झुका ली और वॉशरूम में घुस गई। देर तक वह ठंडे पानी का सावर लेती रही, लेकिन उसके तन मन की जलन शांत नहीं हो सकी थी। और तब से 1 साल हो गया, आज तक भी स्थितियां लगभग वैसी ही थी। अपर्णा की विचार श्रृंखला वर्तमान में आ गई थी। अब भी शयन कक्ष तो एक ही हुआ करता था, लेकिन ओम अलग बिस्तर पर ही सोता था। ससुराल में उसका रहना मात्र 9-10 दिन का रहा था। उस दौरान उसे पग फेरे के लिए उसके पापा लेने आए थे। 2 दिन वह मायके में रही थी और ओम उसको वापस ले आए थे। फिर ओम का एक लिमिटेड कंपनी में जॉब लग जाने से यह लोग अपने शहर से बहुत दूर दूसरे शहर में आ गए थे। यहाँ किराए पर लिया हुआ अच्छा घर था। रामदास जी ने दहेज में एक बाइक भेंट की थी जो ये लोग यहाँ साथ ले आए थे। यहाँ आकर ओम ने कार भी खरीद ली थी। ओम का व्यवहार भी कुछ समय से सामान्य रहने लगा था, किंतु यदा कदा किसी किसी बात पर तुनक मिजाजी उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई थी। एक दिन रात को सोते समय ओम का मूड कुछ ठीक देखकर अपर्णा ने उससे कहा था, ओम, आपने मुझे बताया था कि आपकी जिंदगी में और कोई लड़की है, आप उससे भी ब्याह क्यों नहीं कर लेते? सच कहती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उसके साथ खुशी से रह लूंगी। बस थोड़ी सी जगह अपने दिल में मुझे भी दे देना। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। एक दिन अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके जाने के साथ ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। ओहो, क्या पुलिस भी उसे तलाश नहीं सकी? पुलिस ने बहुत कोशिश की, किंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं अपने प्यार को कभी ना कभी पा ही लूंगा, ओम ने कहा और अपनी आंखें मूंद ली। ओम तो कुछ ही देर में सो गया था, किंतु अपर्णा की आंखों में नींद नहीं थी। कैसी विडंबना है, मेरा पति मेरे ही सामने अपनी खोई हुई प्रेमिका के प्यार का राग अलाप रहा है और मैं सुनने को विवश हूँ। मन ही मन सुलग रही थी वह। बहुत देर बाद उसे नींद आ सकी थी।
उसकी निकटतम सहेली व अन्य सहेलियां खुशखबरी पूछती थी। वह उन्हें कैसे बताती कि खुशखबरी के क्षण पैदा करना उस अकेली के बस का नहीं था। वह उन साहसी युवतियों में से नहीं थी जो बिना आगा पीछा देखे अपने लिए नई राह तलाश लेती है। जिन संस्कारों में वह पली बड़ी थी, उनके तहत विवाह विच्छेद का विचार भी उसकी कल्पना के परे था। यदि वह किसी को अपना दर्द बता पाती तो शायद सुनने वाला यही कहता, पगली तू किस युग में जी रही है। सावित्री बनने के लिए सामने वाला सत्यवान भी तो होना चाहिए। क्यों अपनी खुशियों का गला घोटे जा रही है। लेकिन वह तो अपनी खुशियों को अपने एकाकीपन में समेटकर कल की आशा में जी रही थी। कानपुर से दिल्ली आने के 4 महीने बाद दिवाली के अवसर पर दोनों कानपुर गए थे। 3 दिन वहां रहने के बाद ओम तो दिल्ली लौट गया था, किंतु 2 दिन और अपनी ससुराल में रहने के बाद अपर्णा अपने मायके आ गई थी। पूरे 1 सप्ताह अपने मायके में रहने के दौरान उसने स्वयं को बहुत संतुलित बनाए रखा ताकि उसके माता पिता उसकी वास्तविक मन स्थिति का अनुमान न लगा सके। कहा जाता है कि औरत के पेट में कोई बात नहीं ठहरती, किंतु जिस स्त्री में सहनशीलता बनाए रखने की शक्ति होती है, अच्छे से अच्छा मनोवैज्ञानिक भी उसके मन को नहीं जान सकता। अपर्णा के स्वभाव में भी सांस्कारिक सौम्यता व सहनशीलता का अद्भुत मेल था। उसने अपनी पीड़ा को इस तरह आत्मसात कर लिया था कि ना तो उसके ससुराल वाले और ना ही उसके मायके वाले उसके दर्द का तिल भर भी अनुमान लगा सके थे। और यह सब वह अपने से अधिक अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा के लिए कर रही थी, और उसके लिए भी कर रही थी जो उसकी रत्ती भर चिंता नहीं कर रहा था। इंतहा तो यह थी कि उसने अपनी निकटतम सहेली को भी अपने दर्द की भनक नहीं लगने दी थी, जिससे उसने अपनी कोई बात कभी नहीं छिपाई थी। आज ओम फिर खाना खाए बिना ही ऑफिस चला गया था। कभी भी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी तो वह अपना गुस्सा खाने पर उतार दिया करता था। आज भी सब्जी अच्छी नहीं बनी कहते हुए भोजन की थाली परे खिसकाकर वह खड़ा हो गया था। अपर्णा परेशान थी, दिन भर भूखे रहेंगे वह। यदि ऑफिस की कैंटीन में कुछ नाश्ता कर भी लिया तो क्या क्या घर के खाने की बराबरी हो सकती है। मैं अकेली कैसे खा लूं, मैं भी नहीं खाऊंगी। अपर्णा खाना बनाने में प्रयुक्त छोटे बर्तन हाथों से ही मांजकर वह अन्य काम निपटाकर बाहर आ गई। कल उसका व्रत था, सो वह कल शाम से ही भूखी थी, किंतु अब वो उसकी भूख ही मर गई थी। मोबाइल में गाने लगाकर लिविंग रूम में आकर खिड़की के पास बैठ गई और बाहर आसमान को निहारने लगी। जुलाई का महीना था। आसमान में छाए बादलों से छन छन करती हल्की धूप धरती को प्रकाशमान किए हुए थी। मौसम बहुत लुभावना था, फिर भी अपर्णा का मन व्याकुल था। ओम को ऑफिस गए 2 घंटे हो गए थे। अपर्णा की आंखें बोझिल हो रही थी। बुझे बुझे दिल ने थकी आंखों को विश्राम देने के लिए अपर्णा को गहरी नींद के आगोश में चली गई। लंबे समय तक निद्रा मग्न रही वह। शाम को ओम घर आया तो उसके कपड़े चेंज कर लेने के बाद अपर्णा ने डरते डरते पूछा, कुछ खाया आपने? बना दूं खाना? हाँ, संक्षिप्त प्रत्युत्तर से काम चलाया ओम ने और ड्राइंग रूम में जाकर पत्रिका के पन्ने पलटने लगा। उसने खाना खाया था या नहीं यह जानना भी ओम ने जरूरी नहीं समझा। यह सोचकर कुछ आहत हुई अपर्णा, किंतु जानती थी कि उसके व्यवहार में यह कोई नयापन नहीं था। खाना खा लेने के बाद वह ओम के निकट आकर बैठी। वह पूछा, ऑफिस में आपका दिन कैसा रहा? यहाँ से तो अच्छा ही रहता है, शुष्क स्वर में जवाब मिला। अपर्णा को बहुत बुरा लगा। कभी भी सीधा जवाब नहीं दे सकते यह। साहस कर बोली, एक बात बताओ ओम, अगर मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आपने मुझे अपनी पहली ही मुलाकात के वक्त अपने मन की बात क्यों नहीं बताई? क्यों मुझे तिल तिल कर जला रहे हो?
क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी दया नहीं आती? मुझे अपनी उस गलती के लिए अफसोस है अपर्णा। तुम्हें दुखी देखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन विवश हूँ। ओम इस बार थोड़ा नरमी से बोला। ओम की भावात्मक उष्णता ने अपर्णा के महीनों से ठंडे पड़े जज्बातों को पिघला दिया। वे स्वयं पर काबू ना रख सकी और फपक कर रो पड़ी। अपर्णा का यूं रोना ओम को विचलित कर गया। करुण दृष्टि से उसे देखता हुआ वहां से उठ खड़ा हुआ और बाहर लॉन की तरफ चला आया। बड़ी देर बाद अपर्णा सहज हो सकी। ओम के आज के व्यवहार ने उसके तपते दिल को शीतल फुहार का उपहार दिया था। वह इसी में स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रही थी। शाम हो रही थी। बरामदे में जाकर एक बार लॉन में टहल रहे ओम को देखा और भीतर चली आई। उसका मन अब बहुत हल्का हो गया था। अपर्णा ने महसूस किया कि इस घटना के बाद से ओम ने स्वयं को कुछ सहनशील तो बना लिया था, किंतु इससे अधिक उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। अपर्णा इतने से ही खुश थी। वह अब अधिक उत्साह से अपने सब काम करने लगी थी। लगभग 1 महीने बाद आज ओम ऑफिस से आया तो बहुत खुश दिखाई दिया। अपर्णा को अच्छा लगा यह, किंतु ओम से कुछ पूछा नहीं। वह पिछले दिनों की खुशी को गंवाना नहीं चाहती थी। वह यथावत अपने दैनिक कार्य करती रही। अगले 8-10 दिनों तक उसने नोटिस किया कि खुश तो वह रहता है, किंतु ऑफिस से कभी कभी देर से आने लगा है। वह इस परिवर्तन को भांप रही थी, किंतु इसका कारण समझ पाना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। उसे इस बात की ही खुशी थी कि घर का वातावरण अब अपेक्षाकृत अच्छा रहने लगा था। कुछ दिनों से ओम नित्य ही देर से आने लगा था। एक दिन हिम्मत करके अपर्णा ने पूछ ही लिया, आजकल ऑफिस से देरी से आते हो, काम का बोझ कुछ ज्यादा हो गया है क्या? हाँ, बहुत काम करना पड़ रहा है आजकल, कुछ मुस्कुराकर ओम ने जवाब दिया। कारण जो भी हो, ओम इन दिनों व्यवहार तो अच्छा रख रहे हैं। अपर्णा सोचा करती। 3-4 दिन बाद की बात है। ओम देर से आता ही था तो वह मन बहलाने पड़ोसन अंजलि के यहाँ चली गई। घर की एक चाबी ओम अपने पास रखता था, सो चिंता की बात भी नहीं थी। कभी कभार अंजलि उससे मिलने आ जाती थी तो कभी वह उसके वहाँ चली जाती थी। अंजलि का 2 वर्ष का नन्हा बेटा भी उसके साथ बहुत हिल मिल गया था। आज शाम के वक्त अपर्णा को अपने यहाँ देख अंजलि चौंकी, लेकिन उसे अच्छा भी लगा क्योंकि अभी वह एकदम फ्री बैठी थी। गप्पे लगाने का ऐसा अच्छा अवसर कभी कभी ही तो मिलता था। बहुत देर हो गई थी अपर्णा को उसके साथ बतियाते कि तभी उसे ख्याल आया ओम आ गए होंगे। उसने तुरंत अंजलि से रुखसत ली और घर चली आई। दरवाजा खुला था, यानी कि ओम आ गया था। बरामदे में पहुंचकर वह भीतर घुसने ही वाली थी कि उसने ओम को फोन पर किसी से बात करते सुना। बात करते ओम की हंसी की आवाज भी उसने सुनी। उत्सुकतावश वह 2 मिनट के लिए वहीं रुक गई। वह केवल ओम की ही आवाज सुन पा रही थी, लेकिन बातों से उसने जान लिया कि किसी स्त्री से उसकी बात हो रही है। यह भी अंदाजा लग रहा है कि बातें सामान्य से कुछ हटकर हैं। कौन हो सकती है यह औरत? क्या इसके कारण ही देरी से घर आती है ओम? शंका वह ईर्ष्या से जल उठी अपर्णा। भले ही ओम उसे पति का सुख नहीं दे रहा था, किंतु पति को किसी और से बंटते देखना उसे गवारा नहीं था। लेकिन वह करे भी तो क्या? इस विषय में कोई पूछताछ भी तो नहीं कर सकती थी। सदे कदमों से चलती हुई वह भीतर चली आई। ओम ने उसे देखकर भी बात करना 2 मिनट तक जारी रखकर स्थिति को सामान्य जताने की कोशिश की, किंतु उसके चेहरे के भाव व बात के लहजे में बदलाव अपर्णा ने महसूस कर लिया। रात को वह देर तक सो नहीं सकी। वह परेशान अवश्य थी, लेकिन आज उसने स्वयं में एक नई ऊर्जा अनुभव की। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सच्चाई जानकर रहेगी।
इस निश्चय ने उन्हें आश्वस्त कर गहरी नींद में सुला दिया। अगले दिन काम करते करते अपर्णा का दिमाग चल रहा था कि इस महिला का पता लगाने के लिए वह क्या करे कि ओम को भनक न लग सके। सहसा उसके मन में एक आइडिया कौंधा। वह ओम को कहेगी कि उसे ऑफिस से आने में इन दिनों देर हो जाती है, तो सब्जी वह ले आया करेगी। क्या सॉलिड आइडिया है। उसे स्वयं पर गर्व हो गया। कल ही उसने ओम को फोन पर बात करते सुना है और आज ही यह प्रस्ताव रखेगी तो उसे शक हो जाएगा। सोचकर उसने निश्चय किया कि वह 2-3 दिन बाद इस पर अमल करेगी। सब्जी अपर्णा ले आएगी। इस बात से ओम को कुछ भी अनुचित नहीं लगा और उसने अपर्णा के कहते ही हामी भर दी। अपर्णा की योजना सफल हो गई थी। उसने अगले ही दिन से अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। शाम 4 बजे वह बाजार पहुंची और सब्जी खरीदकर ओम के ऑफिस के मुख्य द्वार के पास एक जगह छिपकर इंतजार करने लगी। ऑफिस का समय पूरा हुआ। एक एक कर स्कूटी, बाइक और कारें निकलनी शुरू हुई और स्थिति यह आ गई कि अब कोई भी भीतर से नहीं निकल रहा था। ओम अभी तक निकला नहीं है या बहुत पहले निकल चुका है। क्या सच में ही वह ऑफिस में है, काम में बिजी है। वह असमंजस में थी। कार पार्किंग तक जाना जोखिम भरा था, अतः वह आधा घंटा और इंतजार करती रही और फिर घर लौट आई। ओम अपर्णा के घर पहुंचने के 15-20 मिनट बाद घर पहुंचा। अपर्णा ने हार नहीं मानी। उसने लगातार 3 दिन तक उसी प्रकार से ओम के ऑफिस जाना जारी रखा। कभी घंटा, कभी आधा घंटा वह वहाँ इंतजार भी करती, लेकिन नतीजा वही ढाक के पात वाला रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम ऑफिस आ ही नहीं रहे हो। तीसरे दिन उसके मन में यह विचार भी आया, आज उसने अभी तक सब्जी नहीं खरीदी थी। उसे ऑफिस के पास वाली सड़क पर कुछ दूरी पर 2-3 सब्जी के ठेले दिखाई पड़ गए थे। सब्जी लेने के लिए उसने स्कूटी उधर मोड़ी। सड़क के बाजू चलते हुए उसने देखा ऑफिस का एक गेट इधर भी था। ओह, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दूसरा गेट भी हो सकता है। जरूर ओम इधर से निकलते हैं। उसे भरोसा हो गया। वह गेट के पास से होकर एक बंद पड़े केबिन के पास खड़े ढेले वाले की तरफ बढ़ी। कुछ आलू, गोभी, टमाटर और धनिया खरीदकर वह घर पहुंची। आज उसे आशा की नई किरण दिखाई दे गई थी। घर पर सब कुछ सामान्य था। ओम भी बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन अपर्णा का मन व्याकुल था। यदि अपने प्यार को न पा सकने के कारण ही ओम उसकी अवहेलना कर रहा था, तो घर के बाहर के उसके भटकाव के लिए उत्तरदायी ये तीसरी औरत कौन है। सोच सोचकर वह पागल हुए जा रही थी। आज फिर वह ओम के ऑफिस के लिए 4:30 बजे रवाना हो गई। वह सीधे ही ऑफिस के बाजू वाले गेट के पास गई और केबिन की आड़ में खड़ी हो गई। 1 घंटे बाद ऑफिस से लोगों का निकलना शुरू हो गया। बाहर निकलने वाली हर कार को वह ध्यान से देखने लगी। तभी उसने देखा ओम की कार गेट से बाहर निकल रही थी। कार बाईं ओर मुड़ी और अपर्णा के पास से निकलकर आगे बढ़ गई। अपर्णा ने फुर्ती से अपनी स्कूटी स्टार्ट की और दूरी बनाए रखते हुए सावधानी से कार का पीछा करने लगी। बचपन में पढ़ी जासूसी कहानियों का ज्ञान आज उसके काम आ रहा था। 5 मिनट बाद कार एक रेस्तरां के पास रुक गई। कार सड़क के किनारे पार्क कर ओम ने रेस्तरां में प्रवेश किया। अपर्णा रेस्तरां से 20 कदम दूर एक जगह छुपकर ओम की प्रतीक्षा करने लगी। उसने रेस्तरां के नाम की ओर देखा। ये अग्रवाल रेस्टोरेंट था। उसे देर तक वहां यूं ही खड़े रहना पड़ा। आध पौन घंटे बाद ओम बाहर निकला तो उसके साथ एक युवती भी थी। दोनों कार में बैठकर रवाना हो गए। अपर्णा ने दांतों तले उंगली दबा ली तो मामला इतना आगे बढ़ चुका है। ऑफिस की ड्यूटी के बाद ओम यह ड्यूटी करते हैं। अपर्णा को पता लग गया था कि ओम घर देरी से क्यों आती है। ओम की महिला मित्र को उसने देख ही लिया था और अधिक समय तक पीछा करने पर ओम द्वारा देख लिए जाने का भय भी था। अतः वह वहीं से सीधी घर चली आई। हाँ, इस विषय में आगे क्या किया जा सकता है, यह सवाल उसके दिमाग में बरकरार जरूर था। अभी तक अपर्णा जिस तरह ओम के साथ रहती चली आई थी, ओम सोच ही नहीं सकता था कि वह इस प्रकार का कोई स्मार्ट कदम उठाकर
उसकी हकीकत जान सकती है। वैसे भी अपर्णा क्या सोचती है, इस बात की ज्यादा परवाह उसे थी ही नहीं। ओम अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाया है, इसीलिए वह शादी करने के बाद भी व्यवहारिकता में उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे सका है। अपर्णा ने ओम की इस मन स्थिति से तो समझौता कर लिया था, लेकिन एक तीसरी औरत के साथ उसके संबंध की स्वीकार्यता उसके लिए सहज नहीं थी। अब इस नई स्थिति में वह स्वयं को सहज नहीं रख पा रही थी। उसने अब स्वयं को रिजर्व कर लिया। अब वह आवश्यक होने पर ही ओम से बात करने लगी। ओम के खाना नहीं खाने पर पहले वह भूखी रह जाती थी, किंतु अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया। अकेले में कभी कभी आंसू बहाने की मन स्थिति से भी उसने स्वयं को उबार लिया था। उसका और ओम का साथ अब बुरी तरह से एक समझौते वाली जिंदगी बनकर रह गया था। ओम ने अपर्णा में आए इस परिवर्तन को भांप लिया था, किंतु इसे विशेष महत्व नहीं दिया। अपर्णा के लिए यह एकाकी किस्म की जिंदगी असह्य होती जा रही थी। एक दिन अपर्णा ने ओम के समक्ष अपने मन की बात कही। ओम, मैं दिन भर घर में अकेली बोर होती हूँ। मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ। भले ही ओम अपर्णा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया था, किंतु वह तानाशाही प्रवृत्ति का नहीं था। कुछ सोच विचार के बाद न केवल उसने उसे नौकरी की स्वीकृति दी, अपितु जॉब तलाशने में भी पूरी मदद की। परिणाम स्वरूप अपर्णा को एक स्थानीय संस्थान में रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल गया। ऑफर मिलते ही उसने काम शुरू कर दिया। उसे सुबह 9 बजे ड्यूटी पर जाना होता था और दोपहर 1:30 बजे छुट्टी मिल जाती थी। 1 महीने में ही उसने अपने काम और मधुर व्यवहार से संस्थान के संचालक व ग्राहकों का मन मोह लिया। उसे 2 गुना वेतन का प्रस्ताव देकर संचालक ने शाम 5 से 7 बजे तक की ड्यूटी पर भी करने का ऑफर दिया, किंतु उसने नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि अपना शाम का समय जॉब के लिए नष्ट करे। भले ही ओम ऑफिस से देरी से आता था, किंतु शाम को खाना उसे समय पर देना वह अब भी अपना दायित्व मानती थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि ओम इन दिनों उसके साथ अच्छी तरह से पेश आ रहा था। अपर्णा ने अपने घर, जॉब वह ओम के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित कर लिया था, लेकिन इस बात की टीस उसके दिल को कचोटती रहती थी कि एक ऐसी लड़की ओम की जिंदगी में क्यों है जो उसकी पहली प्रेमिका से अलग है। ओम के पहले प्यार का औचित्य तो उसकी समझ में आता था, किंतु अभी वाली स्थिति उसकी समझ से परे थी। वह चाहती थी कि एक बार उस लड़की से मिले और जानने की कोशिश करे कि उसमें ऐसा क्या है जिसके कारण ओम अपनी विहाता की उपेक्षा कर रहा है। अपर्णा अपने पहले अभियान में ओम का यह भेद जान चुकी थी कि वह किस लड़की से मिलता है। अब उसे उस लड़की को जानने के अभियान में जुटना था। उसने पुनः उसी रेस्तरां पर जाकर ओम की टोह लेने का निश्चय किया। वह 4 दिन तक लगातार वहां गई, इंतजार भी किया, लेकिन ना तो ओम ही दिखाई दिया और ना ही वह लड़की। थक हार कर उसने स्वयं के साथ अपने अभियान को भी भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अपर्णा को अपना जॉब करते 2 महीने होने को आए थे। आज का दिन उसके लिए उपेक्षा कर अच्छा रहा। उसे अपने एक सहकर्मी से जानकारी मिली कि आज संस्थान के एक विशिष्ट ग्राहक ने संचालक के समक्ष उसके तत्परतापूर्ण कार्य की बहुत प्रशंसा की थी। छुट्टी के ठीक पहले संचालक ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर उसकी सराहना की। वह उन्हें धन्यवाद देकर अपनी सीट पर आई ही थी कि एक युवती, सुंदर युवती रिसेप्शन पर आई। वह उसने संचालक से मिलने की इच्छा व्यक्त की। अपर्णा ने संचालक से बात कर उस युवती को उनके कक्ष में जाने की इजाजत दे दी। वह जैसे ही काउंटर छोड़कर गई, अपर्णा को लगा उसने इस युवती को कहीं देखा है।
अगले ही क्षण उसके दिमाग कौंधा, अरे यह तो वही ओम वाली लड़की है, और बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार करने लगी। उसने नोटिस किया आज यह लड़की साड़ी पहनकर आई है। अपर्णा ने निश्चय किया कि आज वह इस लड़की से बात करके उसका भेद जानने की कोशिश करेगी। लगभग 10 मिनट में वह संचालक से मिलकर लौटी और संस्थान से बाहर निकल आई। अपर्णा भी फुर्ती से उसके पीछे पीछे बाहर आई और उसके निकट पहुंचकर बोली, हेलो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए, चौंक कर वह उसकी तरफ मुड़ी। मैं ओम जी की पत्नी अपर्णा हूँ। ओके ओके, आप एक तकलीफ करेगी, कल आप बंसन क्लिनिक आ जाइए, वहीं बात करते हैं, उसने बेझिझक कहा। अपर्णा को उसकी बेबाकी देखकर आश्चर्य हुआ। उसे इस बात का भी एहसास हो गया कि ओम अवश्य ही उसके विषय में कुछ न कुछ इसे बता चुका है। मुझे कितने बजे आना चाहिए? आपका यह क्लिनिक कहाँ है और आपका शुभ नाम क्या है? एक साथ सभी सवाल उसने दाग दिए। मैं पूनम, बंसल क्लिनिक यहाँ से सामने की ओर अगले चौराहे पर ही है। आप शाम 6 बजे कभी भी आ सकती हैं। वह मुस्कुराई और बाई कहकर अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रवाना हो गई। अपर्णा कुछ क्षणों तक अपलक उसे जाते देखती रही। पूनम का मित्रवत अंदाज देखकर वह सोचने लगी, या तो यह लड़की बहुत ही सरल स्वभाव की है या फिर बहुत ही घाघ ही होगी, तभी न शादीशुदा आदमी पर डोरे डाले बैठी है। और फिर उसका मन उसके प्रति कड़वाहट से भर गया। घर पहुंचकर भी अपर्णा पूनम के बारे में ही सोचे जा रही थी। कपड़े बदलकर वह बेडरूम में जाकर लेट गई और एक पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। एक आर्टिकल पर उसकी नजरें ठहरी। पूनम ने ध्यान हटाकर वह उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ही कुछ देर में उसे नींद आ गई। सपने में वह पूनम से बात करते करते किसी बात पर उससे झगड़ पड़ी और उसकी नींद चढ़ गई। उफ, सपने में भी पूनम। उसके मुख पर एक फीकी सी मुस्कान उभरी। उसने घड़ी देखी, 6 बज रहे थे। ओह, बहुत देर सोई रही आज तो। ओम आने ही वाले होंगे, फुसफुसाई वह और उठ खड़ी हुई। किचन में जाकर एक गिलास पानी पिया और लिविंग रूम की तरफ आई। उसने देखा ओम ऑफिस से आ चुका था और सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अरे, कब आए आप? उसके मुंह से निकला। आधा घंटा होने को आया। बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तुम आज आज वर्कलोड ज्यादा था? मैं कंपनी की मैनेजर थोड़े ना हूँ। रिसेप्शन टेबल पर क्या वर्कलोड होगा? बात तो हंसकर कहने वाली थी, लेकिन सामान्य आवाज में ही कह गई वह, मैं खाना बनाई देती हूँ। कहकर वह किचन में लौट आई। आवश्यक बातों के अलावा ओम और अपर्णा के मध्य संवादहीनता यथावत बनी हुई थी। सो आज की रात भी वैसी ही गुजरी जैसी रोज गुजरा करती थी। लेकिन आज अपर्णा का साथ देने को पूनम से बात करने की योजना से जुड़े विचार उसके पास थे। जब तक वह जागती रही, सोचती रही कि क्या और कैसे अपनी बात उससे कहनी है। अगले दिन वह ड्यूटी के बाद समय साध कर बंसल क्लिनिक के लिए चल पड़ी। क्लिनिक ढूंढने में उसे कोई परेशानी पेश नहीं आई। पूनम उस समय किसी जांच कार्य में व्यस्त थी, अतः उसे कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। 10 मिनट में पूनम अपनी सीट पर आ गई। आज भी वह साड़ी में ही थी। अपर्णा को देखकर हाय कहकर वह मुस्कुराई। वह मेज पर पड़ी एक रिपोर्ट को लिफाफे में बंद कर ड्रॉर में रखकर अपर्णा की ओर मुखातिब हुई। सॉरी अपर्णा जी, आपको इंतजार करना पड़ गया। क्या लेगी आप, चाय या कॉफी? मैं समझती हूँ हम औपचारिकता में ना ही पढ़े तो बेहतर है। ऐसे नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो शिष्टता बरतने दीजिए। जमाने भर की अशिष्ट लड़की शिष्टता की बात कर रही है। मन ही मन बड़बड़ाई अपर्णा, पर बोली, तो ठीक है, मैं चाय ले लूंगी। चाय के लिए चपरासी को बोलकर पूनम ने पूछा, हाँ तो अपर्णा जी बताइए, क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? मैं सीधे ही मुद्दे की बात पर आती हूँ पूनम जी। आप मेरे पति ओम को कैसे जानती हैं?
वह हमारे क्लिनिक के मालिक मिस्टर श्याम बंसल के मित्र है। वे यहाँ आते रहते थे। तो एक दिन, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम दोनों आपस में परिचित हैं? ऑफिस टाइम के बाद क्या वह अक्सर आपके साथ नहीं होते? मैंने एक दिन आप दोनों को रेस्टोरेंट में जाते देखा था। ओह, तो आपको सब पता है। अपर्णा जी, यह बात करना ठीक नहीं होगा। चलिए हम लोग उसी रेस्टोरेंट में चलकर बात करते हैं। यहाँ दिया गया चाय का ऑर्डर पूनम ने कैंसिल कर दिया। वह दोनों रेस्तरां पहुंची। भीतर कोने वाली टेबल पर जाकर दोनों बैठ गई। चाय और कुछ स्नैक्स का ऑर्डर देकर पूनम ने बात शुरू की। देखिए, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको ये कहते तनिक भी लज्जा नहीं आई, जबकि आप जानती हो मैं उनकी बिहाता हूँ। क्लिनिक में परिचय हुआ और प्यार करने लग गई। कैसी औरत हो आप? क्या यहाँ आने वाले हर मर्द से प्यार करती हो? अपर्णा एकाएक भड़क उठी। पूनम का चेहरा लाल हो गया। कुछ शर्म से तो कुछ क्रोध से। कुछ तेज आवाज में वह बोली, देखिए अपर्णा जी, मैं बहुत शिष्टता से बात कर रही हूँ और आप है कि सारी मर्यादा तोड़ रही है। अगर यूं ही बात करेगी तो हमारे बीच और बात नहीं हो सकेगी। पूनम जी, आप मेरी जगह खड़ी होकर देखिए। क्या आप बर्दाश्त कर सकेगी कि आपका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध रखे? मेरा ओम के साथ कोई अनुचित संबंध नहीं है। अपर्णा जी, हम एक दूसरे को बहुत पहले से प्यार करते हैं। मैं मानती हूँ कि जब ओम की शादी हो गई है, हमें प्यार करने का कोई नैतिक हक नहीं है। मैं इसे समझा रही हूँ, लेकिन पूनम अपेक्षाकृत कुछ नरम हुई। एक मिनट, क्या कहा आपने? आप दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन अभी आपने कहा था कि ओम के यहाँ आते रहने से एक दिन उनसे आपका परिचय हुआ था। नहीं, आपके समझने में भूल हुई है। मैं कह रही थी कि ओम यहाँ आते रहते थे, तो एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हो गई। उसके बाद हमारा मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हम बचपन से ही एक दूसरे को अटूट प्यार करते रहे हैं। बस अचानक एक हादसे ने हमें जुदा कर दिया था। अपर्णा का सिर चकरा गया। ओ, तो यह वही लड़की है जिसे ओम प्यार करते हैं। अपने स्वर में नरमी लाकर उसने कहा, पूनम जी, मैं अनजाने में किए अपने अनुचित व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप ही ओम का पहला प्यार है। वैसे बताएगी किस तरह का हादसा आपके साथ हुआ था? मैंने बहुत बड़ा नर्क भुगता है अपर्णा जी। जब उस पीड़ा को जी ही चुकी हूँ, तो आपसे छिपाने से क्या लाभ होगा? लंबी कहानी है वह। क्या आप अभी सुनना चाहेगी? जरूर सुनूंगी बहन। तुमने मुझे बहन कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपनी कहानी ओम को भी बता चुकी हूँ। बात तब की है जब मैं और ओम अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में पढ़ने लगे थे। मुझे गर्ल्स कॉलेज में दाखिला मिला था, अतः दोनों को अलग कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा था। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उपजा हमारा प्यार आगे की पढ़ाई अलग अलग कॉलेज में होने के बावजूद कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। हम लगातार मिलते जुलते रहे। कई बार समय निकालकर हम साथ में मूवी देखने भी चले जाते थे। परिवार परिचित थे, सो हमें दोस्ती बनाए रखने में कोई अड़चन नहीं आई। और एक दिन वह हादसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कुछ क्षणों के लिए रुकी पूनम। अपर्णा टकटकी लगाए ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। वेटर चाय लाकर टेबल पर रखकर चला गया। पूनम ने कहना जारी रखा, मैं कॉलेज से घर आ रही थी। उस दिन मैं अकेली थी। एक सुनसान मोड़ पर दो लड़कों ने मुझे एक कार में खींच लिया।
एक लड़के ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा रखा था। फिर कोई नशीला पदार्थ उन लोगों ने मुझे सुंघा दिया। मुझे पीछे की सीट पर डालकर वह लोग किसी अनजान जगह एक मकान में ले गए। वह मकान बस्ती से दूर किसी जगह पर था। होश आने पर मैंने चिल्लाना शुरू किया। उसमें से एक ने डपटकर मुझसे कहा कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। मेरे लिए वह खाने पीने की चीज़ें लेकर आए, लेकिन मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। कब तक भूखी रह सकती थी। 2 दिन बाद मुझे कुछ खाना ही पड़ा। उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन भी ले लिया था। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने मेरा रेप किया और फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए। वे लोग एक दूसरे को नाम लेकर भी नहीं पुकारते थे, इसीलिए मुझे उनका नाम तक नहीं पता। दिन के वक्त वह कहीं चले जाते थे, रात को वह मेरे लिए खाना लेकर आते थे। मेरे नहाने धोने के लिए एक टॉवल उन्होंने मुहैया करा दिया था। चेंज करने के लिए जेंट्स कपड़े ही मुझे देते थे। जब तक वह घर पे होते थे, मुझ पर पूरी निगाह रखते थे। उस सुनसान इलाके में उन्होंने कई बार मेरा रेप किया। मैं कई दिनों तक यह जुल्म सहती रही। मुझे सही से यह भी ध्यान नहीं कि कितने दिन मुझे वहाँ रहते हो गए थे। मुझसे वे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। उनके मन में क्या चल रहा था, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जान सकी कि वे लोग हवस की खातिर मुझे यह नर्क भुगतने को मजबूर कर रहे थे या कोई और कारण था। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ वाला बंधन कुछ ढीला है। अथक प्रयास के बाद मैंने अपने हाथ आज़ाद कर लिए। यह मेरे लिए मुक्ति का एक मौका था। मैंने बिना समय गवाए अपने पाँव से रस्सी खोली और उठ खड़ी हुई। मैंने कमरे में सभी तरफ देखा। मेरा फ़ोन तो नहीं मिला, किंतु एक जगह एक किताब के नीचे रखे कुछ रुपए मुझे मिल गए। गिनकर देखा तो कुल 710 रुपए थे। वह मेरे लिए उस समय बहुत काम के थे। कमरा बाहर से बंद था, अतः खिड़की के रास्ते बाहर निकली। बाहर आकर देखा, वह एक छोटा काफी पुराना मकान था। उसमें एक और कमरे के अलावा एक बरामदा था। पर कोटे में एक जंग खाया लोहे का सरिये पत्ती वाला गेट था। मैंने बाहर निकलकर इधर उधर देखा। आसपास और कोई दूसरा मकान नहीं था। सड़क पक्की थी जो दोनों ओर जा रही थी। मुझे दिशा का कोई भान नहीं था। यूं ही भगवान के भरोसे मैं एक तरफ बढ़ती चली गई। कुछ ही देर में इक्के दुक्के कच्चे पक्के मकान नजर आने लगे थे। तभी भाग्य ने मेरा साथ दिया। पीछे से एक बस आती दिखाई दी। मैंने हाथ हिलाकर उसे रुकने को कहा। बस के बाहरी दीवार पर जो स्टेशन लिखे थे उनमें अंतिम नाम दिल्ली था। मैं बस में चढ़ गई और दिल्ली का टिकट ले लिया। दिल्ली मेरा जाना हुआ शहर है। बचपन में एक बार अपने पापा के साथ यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ आकर मैं एक सराय में ठहरी। मैंने अपने आपके साथ जो गुजरा बहुत दिल दहलाने वाला वाक्य है। लेकिन पूनम जी, आप यहाँ दिल्ली में क्यों रुक गई? अपने घर क्यों नहीं चली गई? पूनम की कहानी सुनते सुनते अपर्णा का मन बेचैन हो उठा था। पूनम के प्रति उसके मन में सहानुभूति हो आई थी। मैं किस मुंह से वहां जाती? मेरे और ओम के परिवार वालों ने और मिलने जुलने वालों ने दो ही बातें मेरे बारे में सोची होगी कि या तो मैं किसी के साथ भाग गई हूँ या कोई मुझे उठा ले गया है। दोनों ही स्थितियाँ मेरे और मेरे घर वालों के लिए मुंह दिखाने लायक नहीं थी। वहाँ जाने से तो अच्छा यही होता कि मैं किसी नदी नाले में डूबकर मर जाती। घर वालों ने तो मुझे मरा हुआ या मरे के समान मान ही लिया होगा। बदनामी बहुत बुरी चीज होती है जी। अभी भी मैं मन ही मन तो मर ही चुकी हूँ जी। इसलिए रही हूँ कि मरने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही कभी आत्महत्या करना चाहूँगी। आप उन लड़कों का नाम नहीं जानती, लेकिन उस मकान का पता बताकर पुलिस को शिकायत तो कर ही सकती थी ना। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? मकान का पता भी तो मुझे नहीं मालूम। वहाँ कहीं भी
उस गांव का नाम नहीं लिखा था। मैं उस समय इतनी बदहवास और डरी हुई थी कि बस किस रास्ते से यहाँ तक आई थी मुझे यह भी ध्यान नहीं। वैसे भी बस कई घुमावों और चौराहों से होकर आई थी। यहाँ तक सकुशल आ गई, वही बहुत है। हाँ, जिंदगी में कभी भी कहीं भी वे लोग मिल गए तो मेरी बर्बादी का उनसे बदला जरूर लूंगी। उफ पूनम जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। भीषण दर्दनाक समय गुजारा है आपने। यहाँ आने के बाद आपको यह नौकरी कैसे मिली? सराय में एक परिवार 2 दिन के लिए आकर ठहरा था। बहुत भले थे वह पति पत्नी। इस क्लिनिक के मालिक ने उनका अच्छा परिचय था, सो उन्होंने मेरी सिफारिश कर दी। यहाँ रहते हुए मुझे काम करने की ट्रेनिंग भी मिली। शुरू में मुझे गुजारे लायक पैसा मिलता था। अब लोगों का ब्लड सैंपल लेना और मशीनों से जांचें कराना करना सीख गई हूँ। वेतन भी अच्छा मिलने लगा है। आपने ओम को यह सब बताया तो उन्होंने क्या कहा? ओम मेरी कहानी सुनकर आग बबूला हो उठा था और जिद पर था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, लेकिन मैंने उसे अपनी सौगंध देकर रोक दिया, क्योंकि उन जानवरों का कोई सुराग तो मिलता ही नहीं और मुफ्त में ही मेरी बदनामी और होती। मैंने उसे स्पष्ट कह दिया कि मैं अपनी पीड़ा के साथ तो जी सकती हूँ, लेकिन बदनामी के साथ जी नहीं सकूंगी। कुछ क्षण रुककर पूनम ने फिर कहा, वह तो मुझे अब भी अपनाने को तैयार है, किंतु अब के हालात अलग है। अब वह शादीशुदा है। मुझे उसका प्यार और संभल तो चाहिए। किंतु किंतु क्या? आप मना मत करिए, मैं आपके साथ रह लूंगी। अगर आप मना करेगी तो मेरी जिंदगी यूं ही तबाह होती रहेगी। वह तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अपर्णा का स्वर कांप रहा था। अवाक पूनम अपर्णा की ओर देखने लगी। तो क्या ओम ने अपर्णा को पति के सुख से वंचित रखा है? लेकिन मैं इसमें इसकी क्या मदद कर सकती हूँ? पूनम कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बोली, कुछ तुम्हारी बेचारगी है, कुछ मेरी उलझन है। हमें कुछ बातें अपने प्रारब्ध पर छोड़ देनी चाहिए। तुम अब घर जाओ अपर्णा, मुझे भी अपना शेष काम निपटाने क्लिनिक जाना होगा। पूनम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चाय व चिप्स टेबल पर यथावत पड़ी थी। बातों की गंभीरता के चलते किसी का भी मन कुछ लेने का नहीं हुआ था। अपर्णा के मुख से निकला। पूनम ने बिल चुकता किया और दोनों रेस्तरां से बाहर आ गई। घर लौटते समय अपर्णा का मन बहुत उद्विग्न था। कैसी लड़की है यह, इतनी बड़ी त्रासदी भुगत चुकी है और औरत होकर भी उसे मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन स्वार्थ में इंसान इंसान कहाँ रह जाता है। अब मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। शाम 6 बजे ओम घर आया। ओम ने रात तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि पूनम ने आज की उसकी मुलाकात का जिक्र उससे क्या हो, जबकि अपर्णा इसकी उम्मीद कर रही थी। उसे आश्चर्य था। वह पूनम के व्यक्तित्व की जटिलता को समझ नहीं पा रही थी। वह यह भी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि पूनम से हुई मुलाकात के बारे में ओम को बताए या नहीं। अगर पूनम कभी ओम को मेरी और आज की मुलाकात के बारे में बता ही देती है, और अगर ओम मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं उसी समय कोई जवाब सोच लूंगी। अभी से पंगा क्यों लूं? आखिर में उसने निर्णय ले ही लिया। अपर्णा ने पूनम को अपने विषय में बताया। तब एक आशा की किरण उसके दिमाग में कौंधी थी कि शायद पूनम के मन में उसके प्रति कुछ सहानुभूति की भावना जागृत हो जाए। लेकिन उसने तो उसे निराश ही किया था। अब उसने समझ लिया था कि उसे यूं ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। अपने परिवार की प्रतिष्ठा उसके लिए अहम थी और इसी कारण वह ओम से संबंध विच्छेद के विचार को मन में नहीं आने देती थी। अभी भी उसे लगता था कि शायद कभी ना कभी उसके दिन बदलेंगे, और नहीं भी बदले तो अब तक का समय जैसे गुजरा है आगे भी गुजर जाएगा। अपर्णा और पूनम की मुलाकात के बाद लगभग 3 सप्ताह हो गए थे। 3-4 दिन से ओम बहुत उदास दिखाई दे रहा था, और आज देर रात जब वह घर आया
तो उसके मुंह से शराब की गंध भवक रही थी, आंखें लाल हो रही थी और पांव लड़खड़ा रहे थे। ओम तो कभी शराब नहीं पीते, आज इन्होंने पी ली है और वह भी इतनी कि बैलेंस नहीं कर पा रही है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया है? उसने ओम का हाथ थामा। मैं मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ओम ने अपर्णा से अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। आप गिर जाओगे ओम, कहकर अपर्णा ने मजबूती से फिर उसका हाथ थामा और बेडरूम में ले जाकर उसके बिस्तर पर बैठा दिया। ओम के जूते उतारकर उसने उसे आहिस्ता से सुला दिया। लाइट बंद कर कुछ देर वह पास में ही बैठी रही। लाइट की डिम रोशनी में उसने देखा ओम को गहरी नींद आ गई थी। अपर्णा की भूख मर गई थी, किंतु फिर भी उसने किचन में जाकर थोड़ा बहुत खाया। खा लेने के बाद वह वापस बेडरूम में लौटी। वह बड़ी देर तक ओम के सिरहाने बैठी रही और फिर वह भी उसके पास ही सो गई। यह पहला मौका था जब वह ओम के साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी। ओम अस्पष्ट सा कुछ बड़बड़ा रहा था और नींद में भी उसकी आंखों से कुछ आंसू बह आए थे। ओम के साथ क्या हुआ है? सोचते सोचते उसकी पलकें भारी होने लगी और अंतर वह भी नींद के आगोश में खो गई। अपर्णा की नींद तो हमेशा की तरह समय पर खुल गई, किंतु ओम अभी भी सोया था। प्रातः के कार्यों से निवृत्त होकर उसने ओम को जगाया। अरे बहुत देर हो गई, आज मैं इतनी देर सोया कैसे रहा? आंखें मलकर घड़ी की ओर देखते हुए ओम बोला। अपर्णा बिना कोई जवाब दिए उसे देखती रही। कुछ देर तक अलसाई हालत से मुक्त होने के बाद ओम पुनः बोला, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, छुट्टी ले लेता हूँ। कहकर वह सबसे पहले उसने कंपनी के अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन करके अस्वस्थता का हवाला देकर कहा कि वह आज ड्यूटी पर नहीं आएगा। अपर्णा ने महसूस किया ओम की आवाज में एक अजीबोगरीब उदासी थी। आप फ्रेश हो ले, मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर वह किचन में चली गई। ओम फ्रेश होकर लिविंग रूम में आ गया। तब तक अपर्णा भी चाय लेकर आ गई थी। चाय पीने के दौरान अपर्णा सोच रही थी, ओम वर्क फ्रॉम होम भी तो कर सकते थे, छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? वह अभी भी नॉर्मल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में इनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है? ओम क्यों परेशान हो? कल आप शराब पीकर घर आए थे और वह भी देर रात को। क्या ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं अपर्णा, तुम अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, ओम बोला और टेबल पर अपना सिर टिका दिया। अपर्णा कुछ देर वहां बैठी रही और फिर उठकर बात के लिए वॉशरूम में चली गई। अपर्णा ने अपने रोज के समय के हिसाब से खाना बना लिया। खाना खाने के बाद ओम कहीं के लिए निकल गया। रात को वह फिर देर से घर आया। आज भी उसने पी थी, किंतु कल जितनी नहीं। अपर्णा ने देखा आज वह लड़खड़ा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आज भी उद्विग्नता झलक रही थी। तो क्या ओम अब रोज शराब पिएंगे? अपर्णा व्याकुल हो उठी। दुश्वारियां बढ़ती जाती देख उसका तन मन कांपने लगा। ओम स्वयं बेडरूम में गया, अपने कपड़े बदले और बाहर आया। खाना लगा दूं? अपर्णा ने धीरे से पूछा। हाँ, तुमने खा लिया? नहीं, अब खाऊंगी। कितनी बार कहा है, खाने के लिए मेरा इंतजार मत किया करो। तुम खाना खा क्यों नहीं लेती हो? अपर्णा को अच्छा लगा आज ओम इतनी बात तो कर रहे हैं। बोली, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता जी। ओम ने उसकी तरफ देखा और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अपर्णा ने खाना लगा दिया। खाना खाते समय अपर्णा ने डरते डरते पूछ लिया, आज भी आपने शराब पी है और घर भी देर से आए हो? कारण पूछने का मेरा अधिकार तो नहीं है, पर प्लीज मुझे बताओ, मुझे बहुत चिंता होती है।
यूं ही दोस्तों के साथ देरी हो जाती है, ओम का सख्त उत्तर था। अपर्णा जान गई कि अधिक कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है। उसका जवाब सुनकर चुप रह गई। खाना खाने के बाद ओम लॉन में देर तक टहलता रहा। अपर्णा कुछ देर लिविंग रूम में बैठी अखबार की कुछ अनपढ़ी खबरें पढ़ने लगी और फिर बेडरूम में आकर अपने पलंग पर लेट गई। आज वह ओम के बिस्तर पर जाने का साहस न कर सकी। लगभग 10 मिनट बाद ओम भीतर आया और बिस्तर पर चला गया। ओम को जल्दी ही नींद आ गई, किंतु अपर्णा को नींद नहीं आ रही थी। वॉशरूम जाने के लिए वह पलंग से उतरकर बाहर निकली। वापस जब आई तो उसे ओम के पलंग के पास फर्श पर पड़ा एक तह किया हुआ कागज दिखाई दिया। शायद कपड़े बदलते समय ओम की जेब से गिरा है, उसने सोचा। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया। कागज खोलकर देखा तो लाइट की रोशनी में जो कुछ शब्द वह देख पाई उसको चौंकाने के लिए काफी थे। यह हाथ से लिखा गया एक पत्र था। वह फुर्ती से बाहर निकली। वह लिविंग रूम में पहुंची। ओम के अभी जाग जाने की संभावना नहीं के बराबर थी, अतः लाइट जलाकर इत्मीनान से पत्र को पढ़ने लगी। मेरे ओम, तुम्हें मेरा कहने का अधिकार तो मुझे नहीं है, मगर आखिरी बार कह लेती हूँ। सबसे पहले तो तुमसे दिल से क्षमा चाहती हूँ कि तुम्हारी बात, तुम्हारा आग्रह मैं स्वीकार नहीं कर सकी। कारण तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हारे प्यार पर केवल अपर्णा का अधिकार है, जो संभवतः तुमने उसे अभी तक नहीं दिया है। जैसा कि तुम्हारी बातों से मैं अनुमान लगा सकी हूँ, तुमने मुझे बताया था कि शादी से पहले तुमने उसे बताया ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उस बेचारी को अंधेरे में रखकर तुमने उसके साथ अन्याय ही नहीं किया, एक बड़ा अपराध भी किया है। मेरा इसमें प्रत्यक्ष तो कोई दोष नहीं, परंतु फिर भी अपराध बोध से ग्रस्त हूँ। स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ। काश मैं अपर्णा से मिल पाती और उससे क्षमा मांग पाती। अपर्णा पत्र पढ़ रही थी और उसकी आंखें बरस रही थी। उसने आगे पढ़ा, तुमने शादी नहीं भी की होती तो भी क्या आज की स्थिति में मैं तुम्हारी हो पाती। बासी और रोंदे हुए फूल देवता को अर्पित नहीं किए जाते। ओम, मेरा दुर्भाग्य मुझे बहुत पहले ही तुमसे दूर ले जा चुका है। इस जन्म में मैं तो तुम्हारी नहीं हो सकी, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करूंगी कि अगले जन्म में तुम्हें पा सकूं। बहुत निर्लज हूँ कि इतनी बड़ी बदनसीबी झेलने के बाद भी मैं अब तक मरने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। ओम, यह पत्र तुम्हें मिलने तक मैं तुमसे दूर जा चुकी होंगी, बहुत दूर। ऐसा करके मैं तुम्हें बहुत कष्ट दे रही हूँ, लेकिन मेरी कमी को पूरा करने को अपर्णा तुम्हारे पास है। उसे अपना लेना ओम, मेरी खातिर, मेरे प्यार की खातिर, और सबसे बढ़कर उस तपस्विनी के प्यार की खातिर। विश्वास है मेरी अंतिम इच्छा तुम ठुकराओगे नहीं। मुझे तलाशने की कोशिश मत करना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बदनामी नहीं सह सकती, जीते जी भी और मरकर भी। इसीलिए मैं यहाँ से इतनी दूर जा रही हूँ कि कोई मुझे पहचान ना सके। मैं ट्रेन का टिकट ले चुकी हूँ और यहाँ से बहुत दूर कहीं जाकर अपनी दूषित देह से मुक्ति पा लूंगी। मेरी आरजू है कि मेरे बारे में पुलिस में रिपोर्ट मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम अखबारी पन्नों पर उछले। दुख है कि तो केवल इस बात का कि मुझे बर्बाद करने वाले पापियों से मैं बदला नहीं ले सकी। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। मेरे साथ क्या हुआ था केवल तुम जानते हो ओम। इस त्रासदी भरे राज को अपने दिल में ही दफन कर देना, मुझे इससे ही मुक्ति मिल जाएगी। करोगे ना ओम ऐसा? बहुत थक चुकी हूँ अपने आप से संघर्ष करके, मुझे अब जाने दो ओम, अलविदा। पत्र अपर्णा के हाथ से छूट गया। वह फपक फपक कर रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बंध गई। बहुत देर तक वह यूं ही वहीं बैठी रही। उसे बेहद गिलानी हो रही थी। पूनम जैसी देवी को मैंने गलत समझ लिया था। ऐसी सरल लड़की के प्रति ओम का ऐसा समर्पित प्यार स्वाभाविक ही तो था। जिसको मैंने अपने लिए अभिशाप मान लिया था, वही मेरे लिए वरदान बनकर चली गई। यहाँ तक कि मुझसे हुई मुलाकात को भी उसने गुप्त रखा कि ओम उसे कहीं अन्यथा में ना ले। मैंने सोचा था इससे कभी दोबारा नहीं मिलूंगी, और सच में ही उसने मुझ अभागी को दोबारा मिलने का मौका नहीं दिया। कृतज्ञ भाव से उसने पूनम को मन ही मन नमन किया। उसे इस बात का भरोसा था कि पूनम जैसी मजबूत लड़की आत्महत्या कभी नहीं करेगी। अवश्य ही उसने ओम को भरोसा दिलाने के लिए आत्महत्या करने की बात लिखी है, ताकि वह उसे तलाश करने की कोशिश ना करे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह जहाँ कहीं भी गई है
सुख शांति से रहे और उसके जीवन में अब और कोई दुख ना आए। अपर्णा ओम की अभी की मन की स्थिति को अब समझ पा रही थी। उसे ओम के प्रति सहानुभूति भी हो रही थी, जिसका प्यार उससे यूं दूर चला गया था। वह अपनी जगह से उठी और पत्र को हाथ में ही थामे बेडरूम में जाकर ओम के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। कुछ ही मिनट में ओम जाग गया। अपर्णा को अपने पास बैठी देखकर चौंका और उठकर बैठ गया। अपर्णा के हाथ में पत्र देखकर तो वह और भी अधिक चौंका। यह पत्र तुम्हें कहाँ से मिल गया? उसने उसके हाथ से पत्र लेकर पूछा। यही पलंग के पास पड़ा था, शायद कपड़े बदलते समय आपकी जेब से गिर गया था। अनजाने में ही अपर्णा के स्वर में कोमलता आ गई थी। क्या तुमने पढ़ा है इसे? हाँ, झिझकते हुए अपर्णा बोली। ओम खामोश रहा। इस बार उसने अपर्णा के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी सूजी आंखें देखकर वह समझ गया कि वह बहुत रोई है। आप इतनी वेदना सहते रहे ओम, और मुझे बताया नहीं? संयोग से जब आपके साथ बंध ही गई हूँ तो अपनी तकलीफ में तो मुझे शामिल करते। पूनम सच में आपके प्यार के योग्य थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों लिया। काश वह मुझे भी अपना दोस्त समझ लेती। ओम की आंखों से आंसू झलक आए। वह पहली बार अपर्णा के सामने भावुक हुआ था। अपर्णा ने उसके निकट जाकर अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे। पूनम चली गई अपर्णा, वह सदा के लिए मुझसे दूर चली गई। मुझे डाक से यह पत्र मिला था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिखर गया ओम। अपर्णा ने उसके गले में हाथ डालकर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया और बोली, ओम प्लीज शांत हो जाओ। वह बहुत बड़ा दिल रखती थी। मेरे मन में उसके लिए बहुत सम्मान है। वह अपना इरादा बदल ले और वापस आ जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं। ओम ने अपर्णा का हाथ पर अपना हाथ रखा। अपर्णा के लिए यह एहसास अभूतपूर्व था। इस छोटे से सुख के लिए भी वह अब तक तरस रही थी। अपने इस नए एहसास से उल्लासित अपर्णा अगले 2 दिनों तक हर संभव प्रयास करती रही कि ओम अपने गम से उबर जाए। उसका प्रयास रंग लाया और ओम अपने अवसाद से मुक्त होने में बहुत कुछ सफल हो सका। ओम शाम को अपर्णा के साथ लॉन में टहल रहा था। सांझ होने जा रही थी। डूबते सूरज को निहार रहे ओम ने सहसा एक गहरी सांस ली और अपर्णा के निकट आकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर करुण स्वर में बोला, आई एम सॉरी अपर्णा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। ऐसा ना कहो ओम, अपर्णा बोली और डबडबाई आंखों से ओम की ओर देखते हुए अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। अपर्णा को प्रतीत हो रहा था आज वह ओम के साथ एकाकार हो गई है। कुछ समय सुकून के साथ गुजरे। उसके लिए ओम ने अपने ऑफिस में फोन करके 2 दिन का अवकाश बढ़वा लिया। रात को अपर्णा सोने के लिए जब अपने पलंग पर गई तो ओम उसका हाथ पकड़कर अपने पलंग पर ले आया और लाइट का स्विच बंद करते हुए बोला, अब हम अलग अलग नहीं सोएंगे अपर्णा। लजाकर अपर्णा ने अपनी पलकें झुका ली। कमरे के झरोके से आ रही चांदनी की मध्यम प्रकाश में ओम ने अपर्णा को देखा तो अपलक देखता रह गया। लज्जा से रक्तिम हुआ अपर्णा का सुंदर चेहरा उसे किसी अप्सरा से भी अधिक रूपवती होने का आभास करा रहा था। सुबह अपर्णा ने बिस्तर से उठना चाहा तो ओम ने उसे अपने निकट खींच लिया। अब तो छोड़ दो ओम, सुबह की 8 बज रही है। अपर्णा ने मचल कर कहा, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, अभी मुझसे दूर मत जाओ अपर्णा, रुमानी अंदाज में ओम बोला और अपर्णा फिर से ओम के आगोश में समा गई।